कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन। नमस्कार भारतवासियों, अभी तो सुन ही लिए कि मोदी जी अच्छे दिन के नारे के साथ आए थे। भारत देश मोदी की सरकार में एक चुनौती का दौर बन चुका है। जिस नारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आया, उसके विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो गया है। मोदी सरकार 2014 में अच्छे दिन के नारे के साथ सत्ता में आया था और अब 2024 में वो नारा दिया कि टेलर था, मैंने 10 वर्षों का टेलर था। 10 बजे के बाद टेलर वो दिखाए थे। अब देश बुरे दिन 1 जुलाई तारीख से 2024 से देखने के लिए तैयार हो जाए। मोदी जी पिछले दरवाजे से नई कानून लागू कर गवर्नमेंट इमरजेंसी लागू करने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा। पहले इमरजेंसी लाया जाता था तो वह लोकसभा और राज्यसभा में निश्चित समय के लिए पारित होकर लाया जाता था, लेकिन ये न्याय संहिता के तहत इमरजेंसी लाया गया है, जिसमें काला कानून समझिए चाहे ये कानून समझिए, ये कानून बहुत ही कष्टमय और देशद्रोही क्या क्या और वो दरोगा पर निर्भर करेगा। पहले तो दरोगा के विपरीत में अपोजिट ने यहाँ पे डीएसपी के यहाँ एसपी के यहाँ कोर्ट में जाते थे, लेकिन आप कहूँ नहीं जा सकते। जांच के संबंध में वह 15 रोज आपको जेल में रह सकते हैं। या कहने का मतलब यानी है कि सरकार जो चाहेगी वही करेगी। आपका कौन धारा लगाया जाएगा, आप सरकार के विरोध में धारा प्रदर्शन करेंगे तो लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यह इमरजेंसी इसलिए लाया गया है ताकि सरकार अपनी मनमानी ढंग से देश को चला सके, कोई इस कानून के डर से बोल न सके। इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य कोई जनता, महंगाई, बेरोजगारी और देश के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यापारियों के हाथों में बेचा जा रहा है ये वह बोल न सके, इसलिए लाया गया है। लेकिन आगे सुनिए और कैसा कानून बना है यह जो व्यास जी बोले हैं जर्नलिस्ट, उनके सुनिए, उसके बाद बताएंगे। नमस्कार, मैं कल से भारत के इतिहास में एक ऐसी इमरजेंसी होगी जो क्रिमिनल लॉज के थ्रू आएगी। आपने इमरजेंसी का बहुत नाम सुना होगा, मोदी जी भी अक्सर देते रहते हैं, जो आज से कोई 50 साल पहले आई थी, लेकिन वो इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आई थी। ये कानून बदल के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कोड्स बदल के भारत में कल से एक ऐसी इमरजेंसी आने जा रही है जिसमें सारे पावर सरकार के पास होंगे। कोई भी दरोगा जी आपको उठा के, पहले कम से कम इतना होता था कि दरोगा की तरह की जगह कोई गजेटेड अफसर करता था, यूएपीए या इस तरह की चीजों में। अब ये जो नया संविधान आया है, नया कोड आया है, इसके तहत दरोगा जी जब चाहे आपको भीतर कर देंगे। ये कल से शुरू होने जा रहा है। एक ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें सरकार बहादुर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नाटक ये है कि साथ ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव कोड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, लेकिन हकीकत ये है कि जो कानून नए आ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत आपको याद होगा, भारत का संविधान बना था तो 3 साल से ऊपर लगे थे। 1946 को शुरू हुआ था बनना और इसको कंप्लीट जब हुआ था तो 26 नवंबर 2049, जबकि शुरू हुआ था 6 नवंबर 1946। 10 नवंबर को उसकी पहली मीटिंग। लेकिन संविधान के बाद जो सबसे दूसरा गंभीर चीज मानी जाती है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट। इसके लिए जो लॉ होते हैं, साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए आईपीसी है, सीआरपीसी है। ये 150 साल पहले बना था। 150 साल पहले बने हुए इसको मोदी जी की सरकार ने बदल दिया। और बदला भी तो कैसे? संविधान को बदलने में कितने लोग लगे, कितनी चर्चा।
मोदी जी ने एक दिन ले आके यहाँ रख दिया पार्लियामेंट में और अपोजिशन के सांसदों को निकाल के बाहर कर दिया। राज्यसभा में बिना विपक्ष के ये बिल पास हुआ है, ये तीनों बिल। और आप ताजुब करेंगे कि लोकसभा में भी ठिकवा दिया था अपोजिशन के लोगों को। 153 लोग कुल बाहर किए गए थे दोनों सदनों से, तब जाके ये बिल पास हुआ था। और बिल पास हो गया, फिर एक फौरी तौर पर भेजा गया उसके कमेटी के पास, सब कमेटी जो होती है, और सब कमेटी ने इसको फिर से वापस कर दिया। कुछ खास देखा वेखा नहीं। इसके जो कानून आए हैं सुनने में बड़े अच्छे लगे कि साहब बड़े अधिकार दिए हैं हमने विक्टिम्स को, लेकिन हकीकत ये है कि जो नए कानून आ रहे हैं वो कानून साधारण नहीं है। उस पर गौर कीजिए और अपनी चेतना विकसित कीजिए। दरोगा जी आपको अगर बंद कर देंगे तो आपको जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका हम पहलू बताते हैं। अंग्रेजों के जमाने का एक कानून था 124A IPC। 124A IPC ये कहता था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ, उस समय स्टेट और सरकार लगभग एक ही तरह से शब्दों का यूज होता था, तो उसमें कहा गया कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन या डिसलॉयल्टी अगर आप ये रखते हैं तो आप राष्ट्रद्रोह के दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून गलत करार देके बदल दिया। मोदी जी ने बदल दिया, लेकिन बैक डोर से पुलिस राज किस तरह से होगा कि जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, इसका सेक्शन 150 जरा क्या कहता है ये कहता है राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए चिंता बनाए रखती है। ये क्लॉज ये कहा गया है, और कहा गया है अगर किसी ने भी संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डाला तो वो 150 में आजीवन कारावास का दोषी होगा। इसके 3 जो प्रोविजंस है वो क्या है? सशस्त्र विद्रोह बड़ा वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अलगाववादी गतिविधियां और संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। जरा गौर कीजिएगा, ये कानून, ये संहिता बनी तो किसी भारत में चर्चा नहीं थी, लेकिन सरकार ने धीरे से इसमें ला दिया। अब ये दरोगा डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी कि हमने अपने किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देश की अखंडता, एकता को बाधित किया है। मान लीजिए किसी एक वंचित समाज के बारे में, जो किसी जाति, किसी समुदाय का हो सकता है, हमने उसके बारे में कहा कि उसके साथ अन्याय कर रही है सरकार, तो ये होगा अलगाववादी, ये होगा देश की एकता को भंग करना, और ये होगा देश की संप्रभुता भंग करना। और दरोगा जी बिना बताए आपको उठा के ले जाएंगे। कोई भी जो जुडिशियल इसमें अवरोध है वो नहीं है, जबकि इसके पहले जितने भी कानून थे उसमें जुडिशियल अवरोध थे, लेकिन ये सीधे उठा के ले जाएंगे। और आपने देखा किस तरह यूएपीए का इस्तेमाल होता है, किस तरह टेररिस्ट एक्ट का होता है, किस तरह से पीएमएलए का हो रहा है। तो कल सुबह से एक अघोषित इमरजेंसी देश में लगने जा रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जी मोहन गोपाल, ये जाने माने वकील हैं और लीगल एकेडमिशियन, इनकी आर्टिकल में है और उनके अपने वक्तव्यों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह देश में एक अघोषित इमरजेंसी, जिसमें कि कोई भी पार्लियामेंट से इमरजेंसी पारित नहीं, जिसमें संसद के कंडीशन जो आर्टिकल 352 में होते हैं वो नहीं हो, लेकिन पुलिस स्टेट हो जाएगा और एक ऑटोक्रेटिक स्टेट हो जाएगा भारत कल सुबह से। और इसी के लिए मोदी जी की सरकार है। पूरे देश भर में 17,500 थाने, उन थानों में कहा गया है कि वहां के लोगों को बुला के इसको बताइए
ये कानून कितना बढ़िया है, ये संहिता कितना बढ़िया है, तीनों संहिता। अब थानेदार हर थाने में बुलाएगा कल और जनता, जरा सोच, भारत एक लोकतंत्र है, इतना बड़ा कानून बन रहा है देश का, और इतने बड़े कानून के लिए हमें जनता से पूछना था, हमें जनप्रतिनिधियों से पूछना था, हमें एकेडमिशियन से पूछना था, हमें लीगल फ्रेटर्निटी से पूछना था, हमें जुडिशियरी से पूछना था। एक बड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं हुआ क्या? देश के कानून मंत्री ने और पार्लियामेंट में क्या कहा आप जानते हैं? कहा कि साहब हमने तो सारे एमपीज को लिख के भेजा था। जानते हैं भारत में 800 से ज्यादा एमपी हैं। उनका कहना है कि हमने तो सारे एमपीज को लिख के भेजा था, कोई 145 नहीं जवाब दिया, अब हम क्या करें? इसी तरह हमने सारे एमएलएस को लिखा था, देश में 4,500 एमएलएस हैं, और उनका कहना है कि साहब 270 नहीं जवाब दिया था, और हो गया। उसके बाद कानून आपके बाबुओं ने, क्लर्कों ने मिलके, अफसरों ने मिलके बना दिया कि देश में कानून कैसे चलेगा। जरा आप सोचिए, इमरजेंसी कितनी खूबसूरती से, जो मोदी सरकार कांग्रेस के जमाने की इमरजेंसी को लानत मलानत करती है, दिन रात पानी पी पी के गाली देती है, कितने चोरी छिपे ये इमरजेंसी ला रही है बकौल जी मोहन गोपाल के, जो वकील है। और ये उन्हीं का नहीं है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज कहीं से भी डिफाइन नहीं किया गया है कि इस क्लॉज का मतलब क्या हुआ। दरोगा बताएगा कि हमारे भाषण से कहां पे एकता भंग हुई है, और ये आप समझ लीजिए कि दरोगा जी जब बताएंगे तो किस गवर्नमेंट के दरोगा होंगे वो, और किस तरह से हमें भीतर कर देंगे। इमरजेंसी होती क्या है? इमरजेंसी में पहला होता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता, और पूरा जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास चले जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ी खूबसूरती से आपने जैसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके कुछ लिखा, कुछ बोला, जो हम आज आपसे बोल रहे हैं, जैसे ही आपने बोला तो कहा जाएगा कि साहब ये देश की सॉवरेनिटी के लिए घातक है। इनका ये कहना कि इमरजेंसी लगने जा रही है अघोषित, ये देश में, जनता में एक आक्रोश पैदा करेगा, और इससे इंटीग्रिटी देश की चैलेंज हो जाएगी। ये कह के दरोगा जी बंद कर। ये परिभाषित नहीं है तो व्हाइट पावर से उनके पास, आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक सिद्धांत है इसका कि आप, सरकार तभी इस पे अवरोध लगा सकती है जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का डॉक्ट्रिन अप्लाई करे। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। यहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगा इस नए वाले में, क्योंकि दरोगा जी बताएंगे कि हमारे किस भाषण से, हमारे किस वीडियो से देश की अखंडता को खतरा है, और ये कह के हमें वो आजीवन कारावास के लिए सेक्शन 150 जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता का, इसके तहत जेल भेज देंगे। अब आप इस पे दूसरा गौर कीजिए, 17,500 थाने, ये सारे जो पुलिसकर्मी थे, देश में चुनाव हो रहा था, 4 जून तक ये व्यस्त थे चुनाव कराने में। रिजल्ट आया, इनको कितने दिन मिले आज तक? सिर्फ 26 दिन। 26 दिन में 3 कोड्स, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये उन्होंने पूरा समझ लिया। देश के, उनका कहना है कि 5.5 लाख ऐसे पुलिसकर्मी, जजेस, जो लीगल प्रोफेशन में है, इन सारे लोगों को बता दिया गया। हालांकि देश में असली बात यह है कि जो पुलिस फोर्सेस हैं वो काफी लंबी तादाद है उनकी, लेकिन कहा जा रहा है कि साहब सबको बता दिया गया है। और 26 दिन के अंदर 3 कानून, जरा सोचिए,
और कानूनी नहीं तो संहिताएं जिसमें कानून है, ये सारी सरकार कह रही है कि उसने बता दिया और सबको मालूम किया, और जो बकाया बचा है अब थानेदार बुला के बता दिया। ये इस कानून की हालत है जो कल से लागू होने जा रहा है। देश के 100 ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको लिखा, अब पहले लिखा कि किसी भी कीमत पे ये ना लाइए, ये सुविचारित नहीं है और इससे बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मोदी जी के गवर्नेंस का तो अपना ही स्टाइल होता है, तो उन्होंने नहीं माना। अब यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, ये बिल्ट इन इमरजेंसी, ये जो कानून है इसमें बिल्ट इन है इमरजेंसी। जैसे आपने देखा होगा तमाम चीजें होती है जब बिल्ट इन सिस्टम होता है, तो इसमें इमरजेंसी बिल्ट इन, ये फ्रेज भी जी मोहन गोपाल का है। अच्छा फ्रेज दिया था तो मैंने कहा कि उन्हीं को कोट करते हैं, वैसे मेरे भी दिमाग में था ये फ्रेज, लेकिन बिल्ट इन इमरजेंसी ये आपकी लगने जा रही है कल से, और उसमें ये जो नए कानून आएंगे इनके तमाम एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, कहने को बहुत अच्छा है कि साथ विक्टिम को तो बताया जाएगा, दरोगा जी बताएंगे 14 दिन में कि उनकी शिकायत पे क्या प्रोग्रेस हुई, ये भी बताएंगे कि 3 महीने के अंदर कि उसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और स्टेप क्या क्या लिए गए हैं। इसके साथ ये भी है कि 3 साल के अंदर कोई भी क्रिमिनल केस 3 साल से ज्यादा नहीं होगा और 3 साल में जुडिशियरी को फैसला देना होगा। क्या ये संभव है भारत में? क्या सारी चीजें, और यही वजह है कि पिछले 20 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने इस पे शंका व्यक्त की, कहा कि भाई इसके लिए आपको कई चीजें करनी पड़ेंगी, आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो उन्होंने 4-5 चीजें ऐसी बताई जो बेहद गंभीर। उन्होंने कहा कि पहले तो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, पहले तो प्रैक्टिस करें, फिर माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा दरोगा जी। ये जो आपने सुधार का दावा किया है वो दरोगा जी के माइंडसेट पे चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद इन प्रोसेसेस को फिर से तैयार करना पड़ेगा ताकि एडजॉर्नमेंट न ले सके वकील साहब। वो जो 2-2 बार एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं, 6-6 बार ले लेते हैं, वो एडजॉर्नमेंट उसकी भी सीमा हो। ये सब तो आपने कर दिया है, लेकिन क्या वाकई इसका पर्पस यही था और क्या वाकई जनता से पूछ के इसको बनाया गया है? अब आप ताजुब करेंगे इसमें जो कानून में बदलाव है। अब मान लीजिए कि पहले कहा जाता था, याद होगा श्री 420 पिक्चर आई थी, याद है ना? और 420 जब किसी को कह दिया जाता तो वो मरने मारने पे उतारू हो जाता था, क्योंकि दफा 420 आईपीसी ये धोखेबाजी की दफा। अब 420 तो छोड़िए, 420 तो बदला ही है, इस 318 हो गया है। 420 की जगह अब 318 चलेगा। और मर्डर, अगर राम ने श्याम का मर्डर कर दिया है तो उसमें जो दफा लगी वो 302 नहीं लगी, 103 लगी। उसी तरह अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, ये जो 307 होता था ये 109 कहलाएगा। लापरवाही से मौत, लापरवाही से मौत होगा 304 ए पहले होता था, अब वो 106 होगा। लापरवाही से मौत का मतलब होता है जैसे कि तो होते हैं ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या, ये 304 है, ये 105 हो जाएगा। लापरवाही से मौत, दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, इसमें मौत, तो ये होगा 304 ए जो होता था, ये 106 हो जाएगा। देश के खिलाफ युद्ध जो 121 ए होता था वो 147 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। मानहानि जो 499 500 होती थी वो अब 356 हो जाएगी। हालांकि 356 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए लगता है, लेकिन ये आईपीसी ये मामला चूंकि अपराध न्याय शास्त्र का है
तो इसी तरह दहेज हत्या, चोरी, लूट, डकैती, राजद्रोह का देखिए कितना बढ़िया किया है। इस कॉलम में लिखा है कि राजद्रोह वाली सुप्रीम कोर्ट के कहने पे साहब हमने दफा हटा दी, लेकिन मेरा पूरा ये वीडियो इसी पे है कि राजद्रोह की दफा को कितना पिछवाड़े दरवाजे से सरकार लेके आई है कि सेक्शन 150 जो है वो इसी के लिए, और इससे भी ज्यादा संगीन है क्योंकि दरोगा के पास निर्बाध पावर रहेंगे, एसपी साहब के पास रहेंगे, सरकार बहादुर के पास तो रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको जो चिंता करनी है, देश में इमरजेंसी पिछले दरवाजे से आ रहा है, देश में इमरजेंसी क्रिमिनल लॉज के थ्रू आ रहा है, देश में इमरजेंसी घोषित, और ये हमेशा के लिए आ रहा है। कम से कम 352 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके लिए समय सीमा थी इमरजेंसी और पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता था उसका, लेकिन इस वाले में कुछ भी नहीं होगा और अब हमेशा के लिए ये इमरजेंसी बहाल रहेगी बकौल जी मोहन गोपाल, और जिसे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि ये इमरजेंसी जाने वाली नहीं है। आप लोग सतर्क रहिए, और मुझे लगता है कि जो कहा जाता है कि सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि जहाज अब वहां से गुजरने वाला है जो टर्बुलेंट एरिया है, आने वाले दिन बेहद टर्बुलेंट होने जा रहे हैं। आप सतर्क रहिए, आपकी जो आपके फंडामेंटल राइट संविधान ने दिए हैं वो कहीं अब बचेंगे नहीं इस कानून के आने के बाद, जो कल सुबह से लागू हो जाएगा, बल्कि आज रात 12 बजे से लागू होगा। कल तो दरोगा जी आप लोग से मोहल्ले में मिलेंगे, अपने थाने पर बुलाएंगे और बताएंगे ये कानून कैसे। ये अलग बात है कि उनको भी नहीं मालूम है कानून है कैसा, लेकिन आप सतर्क रहिए, लोगों को बताइए कि ये क्या होने जा रहा है देश में। देखते हैं कि जनता इसको कितना पसंद या नापसंद करती है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे फिर आपसे बात करेंगे। ये कानून कौन कानून है और कैसे बनाया गया है? मोदी जी जिस नारे के साथ आए थे, अच्छे दिन का नारे के साथ, उसी प्रकार वह स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि 10 वर्ष टिला था, अब फिल्म चालू होने वाला है, फिल्म चालू हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। और लोकसभा जो अति है, संसद है, उस संसद से भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एक और को मूर्ति हटा दिया गया है और पीछे कर दिया गया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट को सभी वकील लोग क्या कहे हैं क्या नहीं कहे हैं सुनिए। और ट्रेलर तो खत्म हो गया अब 2024 के बाद, अब फिल्म चालू हो गया है, फिल्म को देखिए और वो सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील मीटिंग किए हैं, उसमें क्या बोले हैं और 1 तारीख से क्या कानून लागू हो जाएगा, सुनिए। जो पुराना संसद भवन है, उस संसद भवन के प्रांगण में आप सबने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, जो इस तरह से उंगली उठाते हुए वो थी। आप देख रहे होंगे ये बैनर लगा है, इस बैनर में भी ये प्रतिमा दिखाई गई है। और गंदगी फैलाए बिना शायद उसको चैन नहीं मिलता। उसकी मानसिकता देखिए और दूषित मानसिकता देखिए कि 4 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनाव का गिनती होनी थी, रिजल्ट आना था, और 3 तारीख को संसद भवन के प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, एक तो उसे हटाया गया, दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो वहां प्रतिमा लगी थी उसको हटाया गया, और तीसरा शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसको हटाया गया। और ये सब कुछ संसद के सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाया गया, एक म्यूजियम बनाने का कहकर सरकार ने हटाया। पर नियत ये देखिए कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं, गिनती होनी है, और 3 तारीख को यह हटाया गया। इससे मोदी की मानसिकता पता लगती है कि इस समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, शिवाजी महाराज के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति और लोगों के प्रति उसकी मानसिकता कितनी गंदी है। ये 3 तारीख को क्यों किया गया? और इस सब प्रतिमाओं को हटा के जो गुरुद्वारा रकाबगंज है उसकी तरफ को, पीछे की तरफ को रख दिया गया है, और अब उसमें एक पर्दा भी डाल दिया गया है ताकि किसी को दिखे ना। लेकिन मोदी के काले कारनामे कभी छुपते नहीं, दुनिया को दिखाई देते हैं, और अब तो सारे उजागर होंगे जितने भी काले कारनामे उसने कर रखे हैं। लेकिन ये जो सब किया गया, और विशेषकर बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाया गया,
आप सोचिए जरा, अगर वहां म्यूजियम बनता तो वो प्रतिमा वहीं पर रहती तीनों की तीनों, तो क्या दिक्कत थी? वो भी म्यूजियम का हिस्सा होती। लेकिन उन प्रतिमाओं को हटाने के पीछे उसकी गंदी नीयत और सोच है, और वो है क्या कि बाबा साहब की प्रतिमा पर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करने आते थे। और यहां पर एक जबरदस्त मेला लगता था संसद मार्ग पर 14 अप्रैल को विशेषकर। ये उस एकता को, समाज की एकता को तोड़ने का काम मोदी ने किया। ये है उसकी गंदी सोच। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बाबा साहब की उस प्रतिमा से बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, जिन्हें सत्ता से वंचित किया गया, जिन्हें तमाम अधिकारों से वंचित किया गया, वो उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर संसद भवन, राजनीति और विधानसभा इन सब में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सके, उस तरफ अग्रसर हो सके। वो नियत उसकी है कि उसे खत्म किया जाए। इसलिए सारा सब कुछ किया गया, और गंदी सोच इसलिए कि 3 तारीख को किया गया। अगर करना ही था तो सबकी सहमति जानी चाहिए थी। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को परिणाम आने के बाद कर सकते थे, लेकिन मोदी तो ये मान के बैठा ना कि ये देश तेरी बपौती हो गई है और तू ही सत्ता में आएगा। हाँ ठीक है, आज की तारीख में सत्ता में है, लेकिन बहुत जल्दी सत्ता से उसका सफाया भी होगा, ये भी पक्की बात है। अब वो बात नहीं है जो पहले वो समझ रहा था कि जो मन में आया कर लेगा। अभी तो संसद में कल से ही जब शुरू होगा तो नंगा नाच अब देखेंगे आप। जो नीट का एग्जाम हुआ है, जिस तरह से 3 परीक्षाएं जो उनको एकदम कैंसिल किया गया है, एनईटी का भी जो हुआ है, ये सब कुछ जो है, ये सारा सब कुछ संसद में कल हंगामा शुरू होगा। तो ये जो सब कुछ किया गया है, हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे वकील मिलकर ये आग्रह करते हैं सरकार से और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मुद्दे को उठाएं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां जिस तरह से स्थापित थी, पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां सम्मान के साथ स्थापित थी, वहीं पूर्व की जगह पर स्थापित की जाए। और ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जहां स्थापित थी, वहीं स्थापित की जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, और आप देख रहे हैं कि कल पूरे बहुजन समाज के लोग कल यही जंतर मंतर पर फिर से जबरदस्त तरीके से आंदोलन इस बात को लेकर करेंगे। हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से भी है, विशेषकर मोदी को चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आए। वैसे भी सत्ता से बाहर हो चुका है, 240 पे ही सिमट चुका, और वो भी 240 बेईमानी से आई है। सो मोदी को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और सभी समाज का सम्मान करते हुए, विशेषकर जिस संविधान को वो माथे से लगा रहा था, उस संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद में जहां थी, वहीं पर पुनः स्थापित की जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। ये बहुत ही घृणित कार्य जो पुराना संसद भवन है, उस संसद भवन के प्रांगण में आप सबने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, जो इस तरह से उंगली उठाते हुए वो थी। आप देख रहे होंगे ये बैनर लगा है, इस बैनर में भी ये प्रतिमा दिखाई गई है। और गंदगी फैलाए बिना शायद उसको चैन नहीं मिलता। उसकी मानसिकता देखिए और दूषित मानसिकता देखिए कि 4 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनाव का गिनती होनी थी, रिजल्ट आना था, और 3 तारीख को संसद भवन के प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, एक तो उसे हटाया गया, दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो वहां प्रतिमा लगी थी उसको हटाया गया, और तीसरा शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसको हटाया गया। और ये सब कुछ संसद के सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाया गया, एक म्यूजियम बनाने का कहकर सरकार ने हटाया। पर नियत ये देखिए कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं, गिनती होनी है, और 3 तारीख को यह हटाया गया। इससे मोदी की मानसिकता पता लगती है कि इस समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, शिवाजी महाराज के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति
और लोगों के प्रति उसकी मानसिकता कितनी गंदी है। ये 3 तारीख को क्यों किया गया? और इस सब प्रतिमाओं को हटा के जो गुरुद्वारा रकाबगंज है उसकी तरफ को, पीछे की तरफ को रख दिया गया है और अब उसमें एक पर्दा भी डाल दिया गया है ताकि किसी को दिखे ना। लेकिन मोदी के काले कारनामे कभी छुपते नहीं, दुनिया को दिखाई देते हैं और अब तो सारे उजागर होंगे जितने भी काले कारनामे उसने कर रखे हैं। लेकिन ये जो सब किया गया और विशेषकर बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाया गया, आप सोचिए जरा, अगर वहां म्यूजियम बनता तो वो प्रतिमा वहीं पर रहती तीनों की तीनों, तो क्या दिक्कत थी? वो भी म्यूजियम का हिस्सा होती। लेकिन उन प्रतिमाओं को हटाने के पीछे उसकी गंदी नीयत और सोच है, और वो है क्या कि बाबा साहब की प्रतिमा पर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करने आते थे और यहां पर एक जबरदस्त मेला लगता था संसद मार्ग पर 14 अप्रैल को विशेषकर। ये उस एकता को, समाज को तोड़ने का काम मोदी ने किया। ये है उसकी गंदी सोच। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बाबा साहब की उस प्रतिमा से बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, जिन्हें सत्ता से वंचित किया गया, जिन्हें तमाम अधिकारों से वंचित किया गया, वो उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर संसद भवन, राजनीति और विधानसभा इन सब में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सके, उस तरफ अग्रसर हो सके। वो नियत उसकी है कि उसे खत्म किया जाए। इसलिए सारा सब कुछ किया गया और गंदी सोच इसलिए कि 3 तारीख को किया गया। अगर करना ही था तो सबकी सहमति जानी चाहिए थी। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को परिणाम आने के बाद कर सकते थे, लेकिन मोदी तो ये मान के बैठा ना कि देश तेरी बपौती हो गई है और तू ही सत्ता में आएगा। हाँ ठीक है, आज की तारीख में सत्ता में है, लेकिन बहुत जल्दी सत्ता से उसका सफाया भी होगा, ये भी पक्की बात है। अब वो बात नहीं है जो पहले वो समझ रहा था कि जो मन में आया कर लेगा। अभी तो संसद में कल से ही जब शुरू होगा तो नंगा नाच अब देखेंगे आप। जो नीट का एग्जाम हुआ है, जिस तरह से 3 परीक्षाएं जो उनको एकदम कैंसिल किया गया है, एनईटी का भी जो हुआ है, ये सब कुछ जो है, ये सारा सब कुछ संसद में कल हंगामा शुरू होगा। तो ये जो सब कुछ किया गया है, हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे वकील मिलकर ये आग्रह करते हैं सरकार से और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मुद्दे को उठाएं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां जिस तरह से स्थापित थी पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां सम्मान के साथ स्थापित थी वहीं पूर्व की जगह पर स्थापित की जाए और ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जहां स्थापित थी वहीं स्थापित की जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आप देख रहे हैं कि कल पूरे बहुजन समाज के लोग कल यही जंतर मंतर पर फिर से जबरदस्त तरीके से आंदोलन इस बात को लेकर करेंगे। हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से भी है, विशेषकर मोदी को चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आए। वैसे भी सत्ता से बाहर हो चुका है, 240 पे ही सिमट चुका है और वो भी 240 बेईमानी से आई है। सो मोदी को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और सभी समाज का सम्मान करते हुए, विशेषकर जिस संविधान को वो माथे से लगा रहा था, उस संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद में जहां थी वहीं पर पुनः स्थापित की जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। ये बहुत ही घृणित कार्य। भारत सरकार ने किया है। 2 और 3 जून की मध्य रात्रि में जब सारा देश सोया हुआ था, उस समय बाबा साहब की मूर्ति, महात्मा गांधी जी की मूर्ति और शिवाजी महाराज की, ये 3 मूर्तियों को पुरानी पार्लियामेंट के पीछे वाले हिस्से में लगा दिया गया है। ये इतना घृणित निंदनीय कार्य है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मूर्ति बड़े संघर्ष के बाद लगी थी। 1964 से लेकर 1967 तक आंदोलन हुआ। 3 से 4 लाख लोगों ने आंदोलन किया। उसमें 75,000 लोग जेल के अंदर गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी जेल के अंदर।
तब 2 अप्रैल 1967 को बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। उस समय बीपी मौर्य जी बहुत सक्रिय थे रिपब्लिकन पार्टी में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था और तब जाकर के ये बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। ये बहुत कुर्बानियों के साथ इस समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये मूर्ति वहाँ स्थापित हुई थी। लेकिन इस सरकार ने जो कार्य किया है, यह चूंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके अंतर्गत ये कार्य आता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने बिना किसी निर्णय के, एक कमेटी होती है जिसका नाम है पब्लिक पर्पसेस कमेटी, उसका ये दायित्व होता है कि वह निर्णय ले कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर लगनी है, क्या होना है। ये उस कमेटी का काम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का। लेकिन वह कमेटी 2018 से एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आप ये पार्लियामेंट की साइट पर देख सकते हैं। लेकिन रातों रात ये निर्णय ले लेना, आर्बिट्रेरी निर्णय ले लेना, असंवैधानिक निर्णय ले लेना, गैर कानूनी निर्णय लेना, यह सरासर इस देश की जनता के साथ धोखा है। यह SC ST OBC माइनॉरिटीज के साथ ही धोखा नहीं है, यह पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी थी, वह बाबा साहब अपने बगल में भारतीय संविधान की पुस्तक लिए हुए हैं, जो इस बात का इशारा करती थी कि ये संसद जो है भारतीय संविधान से चलेगी और किसी से नहीं चलेगी। लेकिन उस संविधान को आज कुचला जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति उठा करके जो पीछे की तरफ, जो संसद की तरफ इशारा करती थी, वह रोड की तरफ कर दी गई है। ये साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस मंच से हम मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करे।